हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा। इस पंचायती राज में हम आज पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं पंचायती राज की पहली क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर, कहा भैया निचले स्तर पर, भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर भी निचले स्तर पर भागीदार बना जाता है। देखो भाई, नॉर्मली क्या होता है, जो पहले ऐसा होता था कि जो ऊपर से कानून बना दिए जाते थे वही नीचे लागू होते थे, निचले स्तर पर भी। लेकिन पंचायती राज में ऐसा नहीं है, जो निचले स्तर होते हैं वहाँ पर भी कानून बनाए जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसका उद्देश्य भी यही है कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य यही है कि जो निचले स्तर के लोग हैं वह अपनी समस्या को खुद पहचानते हैं, इसलिए वो खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को यहाँ अस्तित्व में लाया गया है, यही है स्थानीय स्वशासन, ताकि लोग जो स्थानीय है वहाँ के लोग हैं वह उस चीज़ में भाग लेकर स्वयं शासन कर सकें। यही क्या है, स्थानीय स्वशासन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की इसमें नॉर्मली शासन को चलाने में दो प्रकार की प्रणाली होती, केंद्रीय शासन, केंद्रीयकरण शासन प्रणाली और विकेंद्रीयकरण शासन प्रणाली। तो केंद्रीयकरण में क्या होता है, जो ऊपर से कानून बनते हैं वही निचले स्तर पर भी लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन विकेंद्रीकरण में नीचे से भी, निचले स्तर से भी कानून बनाए जा सकते हैं जो हर जगह लागू हो सकते हैं। जैसे कि केंद्रीकरण में देखो, संसद में बैठे हुए लोग निचले स्तर के लिए कानून बनाएंगे, ये है केंद्रीयकरण। जो संसद में लोग बैठे हैं, भारत की संसद में बैठे लोग, वो निचले स्तर के लिए कानून बनाते हैं, ये क्या कहलाता है, केंद्रीयकरण कहलाता है। तो ये चीज़ क्या है, फिर भारत से राज्य में, राज्य से संभाग, संभाग से जिला, जिला से मंडल, मंडल से गांव। ठीक है, लेकिन विकेंद्रीकरण में ऐसा नहीं होता। विकेंद्रीकरण में जो निचले स्तर के लोग होते हैं वह भी क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो निचले स्तर के नियम बना सकते हैं, यही क्या कहलाता है, विकेंद्रीयकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें जब प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित होती है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण क्या है, जब निचले स्तर पर कानून बनाए जाते हैं वो विकेंद्रीकरण है। जब इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं तो वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये पंचायती राज है, लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसको सुनिश्चित किया है, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है यह सबसे अच्छा शासन माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये देखते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सत्ता का केंद्रीकरण, ये आपको जानना जरूरी है। देखते हैं, तो जब केंद्र अपनी पावर का बंटवारा निचले स्तरों में कर देता है। ठीक है भैया, जब केंद्र अपनी पावर का बंटवारा कहाँ कर रहा है, निचले स्तरों पे कर रहा है, तो ये उसकी मतलब जो उसका शक्ति है, मतलब जो उसकी पावर है वो उसने अपनी बांट दी। ठीक है, तो केंद्र क्या करेगा, अपनी पावर जो है वो निचले स्तर पर, जैसे कि राज्य को दे दी, ये केंद्र ने अपनी राज्य को दे दी। अब राज्य क्या करेगा, जिला को देगा, और जिले क्या करेगा, जिले अपने गांव तक पहुंचाएगा। तो जब केंद्र अपनी पावर का बंटवारा
निचले स्तरों में कर देता है, और केंद्र की पावर फिर राज्य जिले से गांव में प्रदान की जाती है, ताकि निचले स्तर पर भी शासन चलाया जा सके और कानून का निर्माण किया जा सके। तो जब जब तक निचले स्तर को भाई पावर नहीं मिलेगी, वह कानून कैसे बनाएगा? ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है ताकि निचले स्तर पर भी उनको पावर मिल सके कानून बनाने की। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना करे, बल्कि क्या करे, वो स्थानीय स्तरों पर विभाजित करे, ताकि जैसे कि हमने देखा अलग अलग जगह अपनी पावर देना ताकि लोग नियम बना सके, आम आदमी की शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, क्या लिखा है भाई? आम आदमी की शासन में भागीदारी सुनिश्चित। अब देखो भाई, यही तो हमारा उद्देश्य है, ताकि जो आम आदमी है वह स्वयं इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी ले सके, तो जाके हमारा स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व होगा। ठीक है, अर्थात पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, जो लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में होता है। ठीक है, सही मायनों में स्थानीय सरकार का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। बिल्कुल सही भाई, स्थानीय लोग ही स्थानीय मामलों का प्रबंधन करेंगे, तभी स्थानीय शासन सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है, जो अस्तित्व है, वो कैसा रहा? ठीक है, तो पहला है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन कैसा रहा? तो ग्रामीण सभ्यता से ही स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हो गया था। वैदिक काल का जो प्रशासन चलाने के लिए दो संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल में दो संस्थाएं थी। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया, ये अच्छी चीज़ इम्पोर्टेंट। तो वैदिक काल में दो संस्थाएं थी स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए, एक है सभा और दूसरी है समिति। क्या? सभा और समिति। तो जो वरिष्ठ जनों की संस्था है, जो वरिष्ठ जनों की संस्था थी वो क्या थी? सभा थी, और जो आम जनों की संस्था वो समिति। ध्यान रखिए, सभा और समिति वैदिक काल की दो संस्थाएं हैं। कौन से काल की हैं? वैदिक काल की हैं। सभा का अर्थ है वरिष्ठ जनों की संस्था और समिति का अर्थ है आम जनों की संस्था। तो स्थानीय स्वशासन का रूप प्रदान करती हैं। किसको? सभा और समिति वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन को रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, ये वैदिक काल की बात हुई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अथर्ववेद में, कौन से वेद में? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? दो पुत्रियां। सभा समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ध्यान रखिए, किसकी कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां। ओके, ये आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे कई नाम कि किसकी पुत्रियां कहा गया है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा प्रजापति की। और कौन से वेद में? अथर्ववेद। आगे बढ़ते, महाजनपद काल में सभा एवं समिति को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आगे चलकर महाजनपद काल आए, जिसमें सभा समिति क्या हो गया? समाप्त हो गए। मौर्य काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहा, लेकिन स्थानीय स्वशासन अप्रभावी रहा। ठीक है, स्थानीय। नेक्स्ट, सातवाहन और गुप्त काल में राज्य की ओर से गांवों को वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया। चोल काल में, प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ चोल काल से ही माना जाता है। ये बात ध्यान रखिए भैया, ये आपको बिल्कुल हर जगह क्वेश्चन देखने मिल जाता है। मैंने देखा है कई एग्जाम्स में ये आ चुका है। कहने को तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। प्राचीन काल का जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है वो कौन से काल से माना जाता है? चोल काल से माना जाता है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन में
हस्तक्षेप नहीं अब देखो जो इसकी चोल काल में कुछ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई कि प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कब की बात हो रही भाई, चोल काल की बात हो रही, ताकि गांव आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। काय में स्थानीय सुशासन की बात हो रही। समितियों का गठन किया गया स्थानीय सुशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो जो समिति गठित की गई, वो समिति में जो सदस्य थे, उस समिति में जो सदस्य थे वो गांव के लोग ही सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है। तो इस तरह से चोल काल में स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ हुआ। आगे हम पढ़ेंगे चोल काल की जो समिति थी उसमें सदस्यों की क्या योग्यताएं रहीं। ठीक है। तो इसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये आज हमारा पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी ही आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत